नमस्कार। मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। संकल्प यूट्यूब चैनल पर हमारा यह कार्यक्रम है संवाद। मित्रों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर, बहुत सारी पुस्तकों पर विमर्श करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं और एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं हम लोग संवाद के माध्यम से। आज जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उनके जीवन में संवाद का बहुत ही महत्व रहा, बड़ा महत्व रहा उनके जीवन में संवाद का। बड़े से बड़ी जो मसले रहे हैं, बड़ी से बड़ी जो समस्याएं रही हैं, उनको उन्होंने संवाद के माध्यम से हल किया है और लोगों से जो जुड़ने का उनका जो माध्यम था वो संवाद ही था। हम लोग बात कर रहे हैं गांधी जी की। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर आज हम लोग गांधी जी के व्यक्तित्व पर विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। और इस संवाद में हिस्सा लेने के लिए हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं शुभनीत कौशिक जी। ये सतीश चंद्र कॉलेज में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इतिहास विभाग में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है शुभनीत जी। और हमारे साथ है रामजी तिवारी जी, कवि हैं, समीक्षक हैं। बहुत सारी किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और बहुत ही गहरा अध्ययन है समाज और साहित्य पर। नमस्कार। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं कि महात्मा गांधी, जिनके बारे में एक जो धारणा है हमारी, शुरुआत उस विषय से करते हैं कि महात्मा गांधी अगर आज के दौर में होते तो जो आज की हमारी समस्याएं हैं, जिस दौर में हम लोग हैं, तो उन समस्याओं से कैसे वो टकराते। आज महात्मा गांधी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। जो हमारे सामने आजकल जो समस्याएं हैं, राष्ट्रवाद की समस्या है, धर्म की समस्या है, जाति विभेद है और आपसी जो वैमनस्य जो बढ़ता जा रहा है समाज में, एक दूसरे से दूरी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे दौर में, इस परिस्थिति में अगर महात्मा गांधी होते तो किस रूप में टकराते वो इन सवालों से। तो मैं शुभनीत जी से ही शुरुआत करूंगा कि आप अपनी बात रखें इस विषय पर। जो समस्याओं की बात है और प्रासंगिकता की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि इसमें दो बातें हैं कि एक तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो गांधी के समय में भी थी और आज भी लगभग 7 दशक हो जाने के बाद भी हिंदुस्तान में वो समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई हैं। जैसे सांप्रदायिकता की जो समस्या है या जाति की जो समस्या है, या जो तमाम समुदायों को लेकर जो उनके बीच जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, या राष्ट्रवाद का जो बहस है वो तब भी था, आज भी है, उसको लेकर अलग अलग धाराएं थी। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो गांधी के समय में तो नहीं थी, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनका जो सोच है, वो उन समस्याओं के लिए हमें कहीं ना कहीं राह दिखाता जरूर है। जैसे कि पर्यावरण की समस्या है, या जो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बातें हो रही हैं, तो गांधी के समय में पर्यावरण की या जो ग्लोबल आज क्लाइमेट को लेके जो बात हो रही है, वो वैसा ही संकट नहीं था। लेकिन जो गांधी की जो सोच है या गांधी की जो दृष्टि है, वो हमें कहीं ना कहीं राह जरूर दिखाती है। तो अगर प्रासंगिकता की बात करें तो दोनों ही अर्थों में जो समस्याएं उनके समय में थी और नहीं भी थी, उन दोनों समस्याओं को लेकर गांधी आज के समय में प्रासंगिक नजर आते हैं। और जहां तक गांधी के टकराने की बात है, तो गांधी उन समस्याओं से जैसे अपने समय में टकरा रहे थे, ठीक उसी तरीके से, बल्कि उससे भी कहीं अधिक ताकतवर ढंग से आज उन समस्याओं से टकराते, चाहे वो सांप्रदायिकता की समस्या हो या फिर जाति के प्रश्न को लेकर जो समस्याएं उठ रही हैं, या राष्ट्रवाद की एक संकीर्ण समझ जो पैदा हो रही है। इन सारी समस्याओं को लेकर गांधी कहीं पुरजोर ढंग से अपनी बात रखते और आम व्यक्ति तक वो पहुंचने की कोशिश करते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनीत जी ने कही कि जो समस्याएं गांधी के समय थी और आज जो ये कुछ ऐसी समस्याएं आज के दौर में हैं जो गांधी के समय नहीं थी वो समस्याएं, फिर भी उन समस्याओं से गांधी टकराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सुनीत जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और ये उन्होंने सही कहा कि गांधी के समय भी जो कुछ समस्याएं थी वो कई तरह से आज भी दिखाई देती हैं, कुछ नई भी दिखाई देती हैं।
तो आप हम ये देखें कि गांधी के समय में आप देखें तो एक जो सबसे बड़ा जो आज दिखाई देता है, जो समाज के बीच जो दूरी बन रही है, तो गांधी जब थे तो विभाजन का दौर था, और दो एक ही मुल्क जो है वो दो भागों में बंट रहा था, और उसमें दो धर्म के लोग खास करके अलग अलग हो रहे थे। खास करके जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ वो धर्म के आधार पर ही उन्होंने मांग भी की थी, और वो उनका ये दावा था। भले भारत का जो निर्माण था वो धर्म आधारित नहीं था, और हमारे यहाँ की जो समझ थी कि सब तरह के लोग, सब धर्मों के लोग जो है इस देश में, इस मुल्क में रहते आए हैं, और भारत का निर्माण उसी तरह से होगा। तो आप देखें तो गांधी जी के समय जो जिस तरह से ये उभार हो रहा था, और जितनी कटुता उसमें विभाजन के समय पैदा हुई थी, आप देखें तो बहुत सारे लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग इधर से उधर ट्रांसफर हुए, और बहुत भयानक तौर पे सांप्रदायिक दंगे हुए। लेकिन गांधी में एक चीज जो दिखाई देती है कि वो अपनी जो मूल्य थे गांधी के खास करके, और जो मूल्य जो मनुष्यता के पक्ष का जो मूल्य था, वो गांधी ने कभी छोड़ा नहीं। चाहे वो हिंदू, भले ही वो हिंदू धर्म में थे, और वो कई हिंदू बल्कि रिचुअल्स को बहुत ठीक से मानते थे। कई बार लोग उन पे आरोप भी लगाते थे कि भाई ये बहुत ज्यादा धार्मिक भी व्यक्ति हैं। लेकिन आप देखिए कि भले ही वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति जो उनका नजरिया था वो इतना खुला हुआ था, इतना मुक्त था कि उसमें कोई बंधन नहीं था। कि वो चाहे कोई भी जो बड़ा धर्म आप देखें तो इस्लाम को या ईसाइयत को या और भी जो बुद्धिज्म को, आप गांधी की शिक्षाओं को भी देखें तो जो उन्होंने ग्रहण किया, तो उन्होंने गीता से भी ग्रहण किया, उन्होंने बाइबल से भी ग्रहण किया। उनको जहां मौका मिला तो उन्होंने जॉन रस्किन से अनटू दिस लास्ट को ग्रहण किया, उन्होंने थोरो से ग्रहण किया, उन्होंने बाइबल की वो उक्ति ग्रहण की, फिर टॉलस्टॉय से उन्होंने ग्रहण किया, फिर सविनय अवज्ञा जो है। तो उन्होंने जहां से मिला उनको अवसर, वो धर्म, क्षेत्र, राष्ट्र, एक जो जगह है उससे परे जाके जहां से भी उनको बेहतर मिला, एक जो चीज जो मनुष्यता के पक्ष में जाती हो, उसे उन्होंने लिया अपने जीवन में, और उस तरह का जीवन उन्होंने जिया, और वही शिक्षा भी उन्होंने दी। तो मुझे लगता है कि इस अर्थों में जो आदमी मनुष्यता के पक्ष का हामी हो, उसकी प्रासंगिकता किसी भी दौर में कैसे खत्म हो सकती है। तो वो प्रासंगिकता पहले भी थी, और मुझे लगता है कि जब भी डिफिकल्ट समय होता है, ऐसे लोगों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। गांधी जी को याद करते हुए आइंस्टीन कहते हैं कि मैं तो आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि हार्डमन्स का ऐसा पुतला भी जो है इस धरती पे था। और चर्चिल तो कहा था कि वो एक नंगा फकीर जो अंग्रेजों के सामने तन करके खड़ा हो जाता है, कितनी ताकत थी इस आदमी के पास। लेकिन एक तरफ वो चीजें हम देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कि एक सामान्य धारणा है, सामान्य बातचीत में हम लोग ये कहा करते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ये मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर गांधी कितने मजबूर थे, और आज जब हम मजबूर होते तो गांधी को क्यों याद करते हैं। तो क्या सचमुच गांधी एक मजबूरी का नाम था, या फिर कुछ और बात थी? गांधी मजबूती का नाम या मजबूरी का नाम? सुमित जी। नहीं, ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न है, और एक लंबे समय से, बल्कि ये तो एक चलता हुआ मुहावरा भी बन गया कि और इस संदर्भ में मुझे पुरुषोत्तम जी के एक व्याख्यान की याद आती है जिन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में दिया था, और उसका बाद में जब वो अनुपम जी ने उसको प्रकाशित कराया, अनुपम मिश्र ने, तो उसका शीर्षक ही था मजबूती का नाम। तो उसमें जो गांधी के संदर्भ में अगर हम देखें तो गांधी खुद तो मजबूत है ही, लेकिन गांधी की जो सबसे बड़ी जो सफलता है या उपलब्धि है, वह है कि आम जनता के भीतर जो एक मजबूतीपन का जो उसका एहसास कराना, वो बहुत बड़ी बात है। कि गांधी ने जो एक डर था ब्रिटिश साम्राज्य को लेकर, जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, और गांव में लोग कहते थे कि जब लाल पगड़ीधारी जब पुलिस वाला आता था तो लोग डर के मारे, भले उन्होंने कोई अपराध न किया हो, लेकिन उन्हें एक भय था, एक चौकीदार से भी लोग भय खाते थे कि कब वो हमारे ऊपर जुर्माना लगा देगा या क्या कर देगा। लेकिन गांधी ने, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, आम किसान हो, छात्र हो, सभी के मन से जो एक भय था ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति या अंग्रेजों के जो एक दमनकारी रवैया था उसके प्रति,
उसको उन्होंने दूर किया। तो गांधी सिर्फ अपने तक मजबूत नहीं थे, बल्कि उनकी मजबूती एक फैलती हुई, एक दूसरों तक पहुंचती हुई मजबूती है, जो दूसरों के मानस को भी मजबूत बनाती है। बिल्कुल। तो मजबूती का नाम महात्मा ये बहुत ही गांधी। महत्वपूर्ण है कि गांधी सिर्फ मतलब अपने मजबूत नहीं बल्कि लोगों के अंदर भी जो है वो मजबूती उन्होंने और ये किया कि आप देखिए, मैं फिर अपनी बात को ही कंटिन्यू करूंगा। जी। सुनील जी जो कह रहे थे कि वो मजबूती का नाम जो महात्मा गांधी जो फ्रेज आया वो बिल्कुल दुरुस्त आया, क्योंकि आप देखिए कि वो क्यों मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि गांधी जो नैतिक बल है वो सबसे बड़ा बल होता है। कहा भी जाता है व्यक्ति के पास कि जो व्यक्ति नैतिक होता है वो किसी से डरता नहीं है, और वो इसलिए नहीं डरता है कि वो बहुत ताकतवर होता है, बल्कि वो इसलिए नहीं डरता है क्योंकि वो सत्य की राह पे होता है। तो इसलिए वो समझता है कि मैं सत्य की राह पे हूँ और मेरे साथ मैं नैतिक राह पे हूँ। तो इसलिए वो किसी भी बड़े से बड़े जो व्यक्ति है या कोई संस्था है या कोई सत्ता ही है, उसके सामने भी वो तन के खड़ा हो जाता है। तो ये जो नैतिक बल था उनका, मुझे लगता है कि वो, और जो गांधी की मैंने बताया कि जैसे निर्मिति थी, तो वो जो नैतिक बल था मुझे लगता है कि उसने उनको मजबूत बनाया। और वो जो उनकी प्रेरणा थी, तो जैसा सुनील जी कह रहे हैं कि वो फिर आम आदमी भी जो उनसे सीखा, वो ये समझा कि भाई हम अगर सही रास्ते पे हैं तो हमको संघर्ष से या अपनी बात कहने से, संघर्ष न भी कहें तो अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और अपनी बात जो हो अगर हम सही रास्ते पे हैं तो हमको कहना चाहिए, और इसीलिए वो मजबूती का नाम है। वैसे तो गांधी का व्यक्तित्व जो बहुत ही विराट है, और किसी भी व्यक्ति का जब व्यक्तित्व विराट होता है तो उस पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। एक जो सवाल बार बार उठता है, और खास करके जो युवा पीढ़ी है वो गांधी से नाराज रहती है इस बात को लेकर के कि गांधी जी अगर चाहे होते तो भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती। और इस चीज़ को लेकर के एक बड़ा कंट्रोवर्सी जो है हमेशा रहा है, और आज भी इस चीज़ को लोग याद करते हैं। तो ये क्या तथ्य रहा है, मतलब वास्तव में आखिर गांधी जी ने क्यों नहीं चाहा कि भगत सिंह को हम फांसी से बचा लें, या क्या मतलब भगत सिंह से इतना वो डिफर करते थे वैचारिक स्तर पर लेकर के कि उन्होंने पहल नहीं किया कि भगत सिंह को हम बचा सकें? सुनील जी। नहीं, ये कहना तो सही नहीं होगा कि गांधी ने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि अगर हम गांधी वाङ्मय देखें, जो कि गांधी के पत्रों का, उनके लेखों का और भाषणों का सबसे एक तरीके से कहा जाए कि प्रामाणिक संकलन, और जो 100 खंडों में है, मतलब ये वो गांधी के लेखनी का भी एक प्रमाण है कि आज हम अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए हम लोग कहते हैं कि लिख पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन गांधी जैसा व्यक्ति जो है वो 500 पृष्ठों का और 100 जिल्द अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो वो भी उसके लेखनी का एक प्रमाण देता है। तो अगर हम गांधी वाङ्मय के उन हिस्सों को देखें जो 1930-31 के दरमियान जहां उनके पत्र और लेख संकलित हैं, तो इसमें दो बातें बिल्कुल साफ हमको नज़र आती हैं कि एक तो गांधी जी द्वारा जो वायसराय इरविन, जो उस समय थे वायसराय भारत के, उनसे जो संवाद चल रहा है, और जिसमें वो ये प्रश्न उठा रहे हैं कि राजनीतिक जो बंदी हैं, क्योंकि ये वही समय है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे राजनीतिक बंदी जेलों में रखे गए, तो उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का भी मसला उठा, जो लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत भी जो लोग जेल में थे, और जिन्होंने केंद्रीय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जिन लोगों ने बम फेंका, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, उन लोगों को लेकर भी उन्होंने पत्र लिखे। लेकिन वायसराय इरविन और जो ब्रिटिश पूरी साम्राज्य की प्रणाली थी, उनके सामने क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक यहाँ पे एक ऐसा क्रांतिकारी दल था जिसने एक पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, जिसने जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक था ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में अधिकार का, कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ बम फेंका और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो ये अब इरविन के लिए वहाँ समझौता करना, वो क्योंकि इरविन से ऊपर भी लोग थे और वो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी रही होगी, लेकिन गांधी लगातार प्रयासरत रहे। अगर आप केवल मार्च 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हो रहा है और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जा रही है, तो इस दरमियान भी आप देखें, और गांधी रिग्रेट करते हैं उसको कि आपने मेरी इस बात को, जो मैं प्रमुखता से उठा रहा था जब गांधी इरविन बातचीत
हो रही है दिल्ली में, तो उस पर आपने अमल नहीं किया। और जो कराची का अधिवेशन हुआ है 1931 में, जब सरदार पटेल वहाँ अध्यक्ष हैं, तो वहाँ कांग्रेस के प्रोसीडिंग में ये बात लाई जाती है कि हम उन वीर क्रांतिकारियों को, शहीदों को नमन करते हैं। और आप उससे पहले भी देखें, जब जतिन नाथ सान्याल जो उनकी भूख लंबी 69 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु होती है, तो उस समय भी पूरा कांग्रेस के नेताओं में एक क्षोभ उभर कर आता है। जवाहरलाल नेहरू आदि जो लोग हैं वो मिलते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता आसफ अली, वो वकील भी रहते हैं इस पूरे लाहौर षड्यंत्र वाले मुकदमे में। तो ये बात ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये प्रमाणित है कि गांधी ने बिल्कुल इरविन से बातचीत की, और खुद उनके जो संपूर्ण गांधी वाङ्मय है वो इसका प्रमाण देता है। और नेहरू और आसफ अली जैसे लोग भी थे जो जाकर क्रांतिकारियों से मिले। और ये भी मुझे हमें ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि ये बात 1930-31 की है, जब मतलब अभी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो बहुत डोमिनेंट पोजीशन में थी। वो अभी ये नहीं लग रहा था कि वो चले जाएंगे। ये बात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर होती या उसके आसपास होती तो शायद हमें दूसरा रिजल्ट मिल सकता था। लेकिन जब ये 1930-31 की बात है और जो सबसे उनकी मजबूत चीज थी उस पे जो प्रहार किया था जो क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह और उनके साथी, और उनका कहना भी था कि हाँ हमने किया है, उसका उन्होंने डिफेंड भी उन्होंने किया। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने भी ये था कि भाई हम इनको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, नहीं तो ये प्रेसिडेंट हो जाए, क्योंकि वो अभी समझ रहे थे कि अभी हमको यहाँ पे रहना है। तो गांधी अगर कह भी रहे थे उस बात को, तो ऐसा नहीं था कि गांधी इतने उनको मान लेते कि गांधी जो कह रहे हैं सब वो बात मान ही लेते, क्योंकि गांधी भी अभी वो उस संघर्ष के ही दौर में थे, आप समझिए। और उनके लिए जो वो सत्ता थी, जो ब्रिटिश सत्ता थी, वो इतनी बड़ी थी और माइटी थी उस समय कि उसको लग रहा था कि अभी हमको लंबे समय तक यहाँ शासन करना है और हमें इनको जाने नहीं देना है। तो इन सब परिस्थितियों में मिला के अगर हम देखेंगे तो शायद उस फैसले को हम समझ पाएंगे। नहीं तो बातें तो कहने के लिए बहुत कुछ कही जा सकती हैं, और इतिहास में ये होता है कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, तो ये तो आसान होता है कहना, पर परिस्थितियां उस समय की सब समझना चाहिए और तब हमें कोई निर्णय। बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी भी बात को कहने से पहले उस परिस्थिति को जानना और समझना बहुत जरूरी है। और गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे सामने, और बहुत सारी चर्चाएं हम लोग कर सकते हैं और बहुत सारे अवसर भी होंगे, लेकिन चूंकि आज गांधी की पुण्यतिथि है तो उस विषय पर हम लोग जरूर बात करना चाहेंगे कि गांधी की जो हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, तो एक व्यक्ति के तौर पर नाथूराम गोडसे थे और बार बार ये कहते भी रहे कि मैंने गांधी की हत्या की, मैंने गांधी को मारा। क्या गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा या फिर उसके पीछे कुछ और कहानी रही है? तो क्योंकि बार बार नाथूराम गोडसे ये आरोप लगा रहा कि बहुत सारे मुद्दे विषय थे कि जिन मुद्दों को लेकर के हमारी जो वैचारिक मतभेद रहा और मैंने जो उनकी हत्या की, तो ये क्या मसला जो है? देखिए, गांधी को लेके जैसे नाथूराम गोडसे ने जो केस चला, आप देखें तो लाल किला में जो केस चला था और उसके बाद जो हाई कोर्ट में केस गया था, तो उन्होंने पूरा अपना एक व्याख्यान दिया है और वो समझिए कि लगभग 90 पृष्ठ का, शायद उनका 90-92 पेज का उनका भाषण रहा। बल्कि एक जज ने तो कह दिया कि भाई ये तो हमारा समय खराब कर रहा है, लेकिन फिर दूसरे 2 जजों ने कहा, 3 जज बैठे थे, कि भाई नहीं, ये बात कह लेने दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि ट्रायल जो फेयर नहीं हुआ, और उन्हें अपनी बात कहने के का अवसर नहीं दिया गया। तो उस आप देखेंगे उस पूरी आरोप में जो वो अपना व्याख्यान देते हैं, जो अपनी बात कहते हैं अपने डिफेंस में, तो वो अपने डिफेंस में बात नहीं कहते हैं, बल्कि वो एक जो पूरा उनका थॉट है उसे वो प्रेजेंट करते हैं वहां पे। और उसमें वो मुख्य रूप से आरोप लगाते हैं कि गांधी जो है छद्म हिंदू थे और गांधी जो है विभाजन को के लिए जिम्मेदार थे। वो कहते हैं कि वो मुस्लिम जहाँ पे मर रहे होते हैं वहाँ तो गांधी जाते हैं, लेकिन हिंदू जहाँ मर रहे होते हैं वहाँ नहीं जाते हैं। और पाकिस्तान को उन्होंने 55 करोड़ रुपया जो दिलवा दिया, जो नहीं देना चाहिए था। और इस तरह से एक वो कहे तो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में के बाधक के रूप में, और एक विभाजन के जिम्मेदार के रूप में, मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में वो गांधी को पोर्ट्रे करते हैं, मुख्य रूप से जो उनका है। अगर आप इन चीजों को सिलसिलेवार ढंग से देखें और इसका उत्तर खोजें तो ये बातें जो है सच्चाई से परे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि
जो गांधी थे वो हिंदू मुस्लिम बिना पे उन्होंने ये भेद नहीं किया। अब नोआखाली का जो बात थी, गांधी वहां पे गए थे और आप देखें वो बहुत चर्चित उनकी यात्रा रही थी, और इस बिना पे उन्होंने कहीं भी जहां भी उनको अवसर, जहां सिख पीड़ित रहे या मुसलमान पीड़ित रहे या हिंदू भी पीड़ित रहे, गांधी वहां पे बल्कि अपने बड़े बड़े कार्यक्रमों को छोड़ के गांधी कहे कि भाई ये पहली जिम्मेदारी है हमारी कि हम वहां पे पहुंचे, और गांधी वहां पे गए और उससे काफी उसका असर भी रहा। तो ये आरोप उन पे ठीक नहीं है। और बाकी भी जो आरोप है विभाजन के लिए भी मुझे लगता है सुनील जी बेहतर बताएंगे कि विभाजन के लिए एक पूरी परिस्थितियां थी, उसमें गांधी भी एक व्यक्ति जरूर थे, लेकिन वो गांधी के हाथ में पूरा न वो विभाजन था और न जिम्मेदारी थी, न उसको रोक पाने की जिम्मेदारी थी। इसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों सुनील जी? बिल्कुल, इसमें अगर हम देखें तो जैसे अगर विभाजन के ही मुद्दे को अगर हम लें तो उसमें जैसे इतिहास के लिए कहा जाता है कि कारणों की पूरी श्रृंखला होती है, कि कोई एक कारण नहीं होता है और उसमें बहुत सारे कारण हैं। तो गांधी लगातार 42 के आंदोलन के बाद जब गांधी रिहा हुए तो लगातार वे प्रयासरत रहे कि मोहम्मद अली जिन्ना से 1944 में उनकी बातचीत होती है जो विफल हो जाती है, क्योंकि जिन्ना बिल्कुल अडिग हैं, वो टस से मस नहीं होना चाहते अपनी पोजीशन से, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम लीग ये क्लेम कर रही है कि वो मुस्लिमों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, संगठन है, और कांग्रेस भी ये स्वीकार करे कि वो हिंदुओं की एक प्रतिनिधि राजनीतिक संगठन है, और जबकि कांग्रेस के लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं कि हम पूरे भारत के जो लोग हैं सभी समुदायों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसको लेकर एक बड़ा जो मुद्दा रहा है जिसको गांधी बार बार अपने अंतिम क्षण तक जो है वो उस बात कहते रहे। और आप जैसे जो प्रार्थना प्रवचन है गांधी के, आप उनको देखें तो गांधी जैसे लगता है कि एक व्याकुल मनुष्य है, एक जो बार बार, और गांधी कहते हैं कि मेरी आवाज तो नकार खाने में तूती की आवाज है कि जिसको सुना नहीं जाता, कि मैं तो जो, और अब तो नेहरू और पटेल भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो वो बात गांधी जब कहते हैं कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति है और जो पहले कहता था कि मैं 125 साल जीना चाहता था और अब मैं ये 79 का होने जा रहा हूँ, और यही लगता है कि अब कितने दिन बाकी बचे हैं मेरे जीवन में। तो वो एक निराशा का गांधी को जो भान है, तो ये, और वो निराशा जो विभाजन से तो है ही, और शरणार्थियों की जो पूरी समस्या, क्योंकि गांधी दिल्ली में ही है और 20 जनवरी तक वो वाल्मीकि जो मंदिर है वहाँ पे रहते हैं, और फिर जब वहाँ शरणार्थी आते हैं तो वहाँ से वो बिरला वहाँ पे आते हैं, और फिर प्रार्थना प्रवचन में भी शरणार्थी आ रहे हैं और वो बड़े उत्तेजित और आक्रोश में है, वो जो सब कुछ उनका लुटा है। और वो गांधी क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग यहाँ पे हैं उनको नहीं जाने देना है, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग क्यों जा रहे हैं, जो है ये आपका ही देश है, आपका ही मुल्क है जो आपने इतना अपने खून पसीने से बनाया हुआ है, तो आप क्यों जा रहे हैं। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो वहाँ से विस्थापित होकर आए हैं तो क्यों न हम इनकी जो जगह है उस पर काबिज हो जाए, जो है तो, और उसको लेके बहुत तीखा संवाद वहाँ प्रार्थना प्रवचन तो खुला है, प्रार्थना होने के बाद वहाँ प्रश्नों के लिए या कोई कुछ कहना चाहता है तो वो बात नुक्ते से जो गांधी शुरू करते हैं कि मेरे एक सिख भाई ने ये खत मुझे भेजा है जिसमें वो कहते हैं कि हम यहाँ लाहौर से आया और मैं व्यापारी था, मेरा वहाँ सारा कुछ छीन लिया। तो और क्यों भारत सरकार यहाँ जो मुस्लिम है उनको एक सुरक्षा मुहैया करा रही है, या उनके जो संपत्ति पर अगर हमले हो रहे हैं तो क्यों उसको प्रोटेक्शन दे रही है, इस सारी बात को। और गांधी बड़ी मजबूती से, आप उनके प्रार्थना प्रवचन अगर देखें तो वहाँ ये बातें कह रहे हैं जिसको अगर हम पढ़ें और सुने तो ये बात बिल्कुल सामने आ जाती है कि गांधी विभाजन को अंतिम क्षण तक रोकना चाहते, लेकिन जो परिस्थितियां थी कुल मिला के, और ये भी पटेल नेहरू का भी आपने बात की, जो उससे पहले जो अंतरिम सरकार थी, हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए, अंतरिम सरकार में जिस तरह से मुस्लिम लीग ने भी व्यवहार किया उसमें पटेल और नेहरू भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनको ये लग गया
कि अब जो है वो शायद विभाजन को टाला नहीं जा सकता, तो वो उनके फिर उन्होंने उसे अंतिम रूप से फिर ये लगा कि यही व्यवहारिक है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, अन्यथा वो लोग भी शायद स्वीकार नहीं कर रहे थे। और ये बात सिर्फ इसलिए जो सुभनीत जी ने कहा कि ये बात नहीं कही जा सकती कि गांधी ही अकेले जिम्मेदार थे उसके लिए, वो पूरी एक क्रोनोलॉजी थी, पूरी एक परिस्थितियां थी जिसने विभाजन की तरफ हम लोगों को ढकेला और ये देश जो है दुर्भाग्य से दो हिस्सों में बटा। तो ये इस बात को समझना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई हम लोग बीच में, बहुत अच्छा रहा संवाद। और एक तो चीज़ जो बड़ी जो स्पष्ट रूप से निकल कर गया है जो सामने, कि गांधी किसी मजबूरी का नाम नहीं, मजबूती का नाम। और वो बहुत सारे सवाल जो गांधी के समय में नहीं थे, आज जो सवाल पैदा हुए हैं उन सवालों से भी गांधी जो है टकरा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आज उभर कर गया है। आप कुछ कह रहे थे राम भाई? हाँ, ये कह रहे थे कि गांधी की हत्या में के विषय में मैं एक बात और जोड़ना चाहता था कि ये वो आप देखें तो गांधी की हत्या के बाद जो इंक्वायरी बैठी, तो उस इंक्वायरी में भले कुछ लोग छूट गए, लेकिन बाद में जो एक मुकम्मल इंक्वायरी कपूर कमीशन बैठा था और 1967-68 के आसपास उसकी रिपोर्ट आई थी, तो कपूर कमीशन ने ये पूरा डिटेल में बताया है कि गांधी की हत्या जो है एक व्यक्ति द्वारा की गई नहीं थी, एक पूरी वेल थॉट प्रोसेस था वो, और कई उसमें बहुत लंबे समय तक उसके लिए बातचीत हुई, वो प्रयास हुआ और कई प्रयास हुए। गांधी की हत्या के वो प्रयास एक नहीं था जो असफल हुआ। आपको याद होगा कि 30 जनवरी के पहले 10 दिन पहले ही उन पे हमला हुआ था, 20 जनवरी को हमला हुआ था। चूंकि गांधी क्या था कि लोग थे ये कि भाई इनको बचाया जाए, पटेल चाहते थे और नेहरू भी चाहते थे, लेकिन गांधी सुरक्षा नहीं लेना चाहते थे, उनकी मजबूरी थी इन लोगों की, क्योंकि गांधी उससे नाराज हो जा रहे थे। तो गांधी पे एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कहिए तो वो मन से और पूरे माहौल से बना के, तो वो गोडसे ने जो किया वो एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि वो एक पूरा प्रोसेस था जिसमें सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या हुई। इस बात को हमें समझना चाहिए। और इस बात से भी मैं जोड़ देना चाहूँगा कि हमें ये समझना चाहिए कि अगर देश में, समाज में हम ऐसा तनाव न पैदा करें कि जिससे कि हमारे सामने ऐसी कोई अप्रिय घटनाएं हमारे सामने आए कि जिसको दुनिया एक महामानव के रूप में देती है, उसकी हमने हत्या कर दी। तो इसलिए हमें जरूर सावधान रहना चाहिए, और गांधी की यही सबसे बड़ा संदेश होगा मेरे ख्याल से कि हमें मिलजुल के सब लोग जो है एक जो इंसानियत की जो भाषा है, इंसानियत हमारे अंदर जो बची रहे, मनुष्यता बची रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और गांधी जी जीवन पर्यंत उसके लिए प्रयास करते रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा सुभनीत जी से भी और आपसे भी, कि आज के दौर में अगर हम गांधी को जानना चाहें, बहुत करीब से जानना चाहें, तो वो कौन सी पुस्तकें जिसको अगर हम पढ़ें तो गांधी को ठीक ठीक हम जान सकें? कुछ अगर आप सुझाएं कि हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये सबसे पहले तो मैं गांधी की जो आत्मकथा है वही, अगर गांधी के बारे में कोई पढ़ना चाहता है और शुरू करना चाहता है तो सबसे जो अनिवार्य किताब है वो गांधी की आत्मकथा, मेरे सत्य के प्रयोग जो है। और उसको पढ़ने के बाद दूसरी जो उनकी किताबें हैं, गांधी के अपने लेख जो हैं, या दक्षिण अफ्रीका के बारे में अगर उनके अनुभवों को जानना चाहते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास है। और बच्चों के लिए भी खास, क्योंकि हमारा जो नया एक पाठक वर्ग है बच्चे और युवा, तो सोपान जोशी की किताबें हैं जो बापू को लेके जो है पाती उनकी है, और नारायण देसाई की एक बहुत सुंदर किताब है बापू की गोद में। तो नारायण देसाई महादेव देसाई के बेटे थे और वो गांधी कथा भी कहा करते थे। तो जो आश्रम के अनुभव है और गांधी के साथ जो कई बार चर्चा में ये बात बार हो जाती है कि गांधी बड़े मतलब सांप्रदायिकता के बारे में सोचने वाले और तमाम समस्याओं से घिरे हुए, राष्ट्रीयता की, अंतर्राष्ट्रीयता की समस्या से घिरे हुए एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास बच्चों के लिए तो कम है। लेकिन आप नारायण देसाई की बापू की गोद में पढ़ें तो लगेगा कि ये आदमी तो बच्चों के साथ पूरा इतना घुला मिला हुआ है कि उनके साथ पूरा, और कैसे ये आदमी ये सारी चीजें भी कर लेता है। तो और वो बहुत वहाँ पे एक ऐसा सजीव चित्रण गांधी का उस किताब में उभर के आता है कि ये आदमी बच्चों के साथ और रस से भरा हुआ है कि
बिल्कुल आंदोलन शुरू होने वाला है, दांडी मार्च शुरू होने वाला है, और उससे पहले ये आदमी जो है बच्चों के साथ, जो बच्चों को चिढ़ा रहा है, बच्चों से जो है उनके साथ खेल रहा है। तो ये बहुत एक सुंदर किताब है। अनु बंदोपाध्याय की बहरूप गांधी करके एक पुस्तक है, जो कि गांधी को अलग अलग अक्षों में दिखाती है कि गांधी एक संपादक के रूप में, गांधी एक वकील के रूप में, गांधी एक लेखक के रूप में, गांधी एक सेनानी के रूप में, तो गांधी एक आश्रम के संचालक के रूप में, जो अलग अलग व्यक्तित्व रहे हैं गांधी के, उनको वो सामने लेकर आती है। इसी तरह से आप देखें तो लुई फिशर की जो किताब है, जो वो बड़ी प्रामाणिक मानी जाती है और कहा जाता है कि बहुत तटस्थता के साथ उन्होंने लिखा है। तो लुई फिशर की किताब है, जैसा उन्होंने कहा, सबसे तो प्रामाणिक वही है कि जो उनकी आत्मकथा है और जो उनके अपने लेख हैं। लेकिन गांधी पे मुझे लगता है कि जितनी किताबें हैं तो शायद ही किसी भारतीय महापुरुष पे उतनी किताबें हैं और उतने मैटर हैं। तो वो है। और दूसरा कि उनके जो हत्या से संबंधित भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो अगर आप चाहें तो भाई नाथूराम गोडसे की भी किताब पढ़ सकते हैं, उनके भी तर्क को जान लीजिए। लेकिन उसमें आप तुषार गांधी की किताब जो लेट्स किल गांधी है, या अभी जो अशोक पांडे की जो किताब आई है उसने गांधी को क्यों मारा, तो बहुत सिलसिलेवार ढंग से उसमें भी ये बताया गया है कि उनकी हत्या हुई तो कैसे हुई। तो गांधी पे तो आप खोजने जाए तो बहुत सारी सामग्री है, इंटरनेट से लेके और प्रिंट तक। कुल महत्वपूर्ण ये है कि हम किसी के बारे में जब अपनी राय बनाएं तो उसके बारे में बिना अध्ययन के, बिना पढ़े, बिना जाने हम कोई राय न बनाएं। और गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व जो हमारे देश में एक कहावत चलती है कि अभागा है वह देश जिसका कोई नायक नहीं है, और अभागा है वह देश जिसका कोई नायक है। तो इस मामले में हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा नायक जो है महात्मा गांधी हमारे नायक मिले, और जिस तरीके से उस पूरे समाज को लेकर उन्होंने चला, और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति उनका जो लगाव, जैसा आपने बताया, बच्चों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, दलितों के प्रति, या तमाम धर्मावलंबियों के प्रति उनका जो स्नेह था, और एक जो समग्र रूप में ये था कि इन सबको समेट करके एक मनुष्यता की भाषा और मनुष्यता को स्थापित करना गांधी का मुख्य उद्देश्य था। और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही है, संवाद कार्यक्रम रहा। आप दोनों लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज का हमारा संवाद कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और सुझाव भी दें कि कुछ ऐसे विषय भी सुझाएं जिस पर हम लोग आगे बातचीत कर सकें। वैसे हमारी कोशिश है कि हम प्रत्येक रविवार को किसी विषय पर, किसी पुस्तक पर चर्चा, किसी व्यक्तित्व के ऊपर कुछ न कुछ हम लाने की कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।